नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद पिथौरागढ़ के तहसील धारचूला, मुनस्यारी, तेजम और बंगापानी के 38 आपदा प्रभावित परिवारों के विस्थापन के लिए 1.60 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री द्वारा यह स्वीकृति राज्य स्तरीय पुनर्वास समिति के सहमति के बाद प्रदान की गई है। प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत की गई धनराशि में धारचूला के अत्यंत संवेदनशील ग्राम धारपांगू के 9 परिवारों को कुल 37.80 लाख रुपए और ग्राम बाता के तोक फंगुआ बगड़ व कोटिउड़ा के एक परिवार को कुल 8.50 लाख रुपए, ग्राम जमकू तोक बॉस के 4 परिवारों को कुल 17 लाख रुपए, तहसील मुनस्यारी के ग्राम मालूपाती के 11 परिवारों को कुल 46.75 लाख रुपए, सिरुईसधार के 3 परिवारों को कुल 12.75 लाख रुपए, तहसील तेजम के ग्राम लोदी बगड़ के 7 परिवारों को कुल 29.45 लाख रुपए, तहसील बंगापानी के ग्राम मेतली तोक चामी के 2 परिवारों के पुनर्वास के लिए कल कुल 8.50 लाख रुपए की धनराशि सम्मिलित है। उधर थराली ब्लॉक सभागार में विधायक मुन्नी देवी शाह की उपस्थिति में भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष देवेंद्र नेगी की अध्यक्षता में युवा मोर्चा की कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की गई। बैठक में 2022 की तैयारियों के साथ ही भाजयुमो के कार्यकर्ताओं की शिकायतों और स्थानीय मुद्दों को भी सुना गया। वहीं बीजेपी विधायक मुन्नी देवी शाह ने कार्यकर्ताओं को 2022 के चुनाव के लिए तैयार रहने और बूथ स्तर तक थराली विधानसभा के उनके कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को पहुंचाने का मंत्र दिया, ताकि 2022 में बीजेपी फिर एक बार 70 विधानसभा सीटों पर अपना परचम लहरा सके। हमारा आज जो परिचय बैठक थी हमारी बहुत टाइम से हमने बैठक रखी हुई थी, लेकिन ये कोरोना के चक्कर में हम कर नहीं पाए। तो आज हमने विधायक जी की वो यहाँ के कार्यकर्ताओं ने बोला कि एक परिचय हो जाना चाहिए, हमारे नए टीम में कार्यकर्ता बने हुए, तो इसलिए परिचय हुआ और आज सभी कार्यकर्ता 2022 की चुनाव के लिए तैयार परिचय। जो हमारे संगठन की बैठक आज जो हमारे यहाँ कार्यकर्ता हैं, ये जब मैं जिलाध्यक्ष बना तो उसके बाद हमारे जो नए पदाधिकारी बने मंडल, तो उनके साथ विधायक जी की परिचय की बैठक 2022 को युवा मोर्चा सारे मंडलों में, हमारे 18 मंडल हैं जनपद में, और सारे मंडलों में युवाओं में बहुत जोश है। हमारा प्रदेश नेतृत्व तो राष्ट्रीय नेतृत्व में इतने काम किए हुए हैं कि युवाओं में बहुत जोश के साथ हम मैदान में उतरने जा रहे हैं। हमारा पहले से ही हमारा प्रत्येक गाँव में, पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश में 1 बूथ 20 यूथ, एक बूथ पर 20 यूथ हमारे की टीम बनी हुई है। उसमें हमारे उनके अपने कार्यकर्ताओं के नंबर हैं और 1 बूथ 20 यूथ की पूरी संरचना हमारे पूरे प्रदेश में तैयार है। युवाओं के साथ बैठक थी और ये हमारी एक कार्यकारिणी की बैठक थी कि हम इस पे अपने कार्यों को समझें, क्या युवा को करना है, क्या अन्य जनप्रतिनिधियों को करना है। इस पे हमारी आज बैठक थी और जो कि हमारे बहुत सराहनीय रही। युवाओं ने अपने मुद्दे रखे और मुद्दे युवाओं के और कुछ नहीं, हमारी थराली विधानसभा में जो हॉस्पिटल आता है और अति दुर्गम ये कहलाता है, उसी पे हमारे युवाओं ने ज़्यादा फोकस किया। तो एक विधायक होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि यहाँ पे एक्सरा मशीन नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, तो ये मैं दे रही हूँ और मैं पहले तो 15 दिन में इसको उपलब्ध कराऊंगी, नहीं तो 1 महीने में मैं इसको लाऊंगी और ये मुझे विधायक निधि से ही देना है, क्योंकि अन्य जगह। राजधानी देहरादून में आप युवा मोर्चा की पहली कार्यकारिणी बैठक संपन्न हुई। आम आदमी पार्टी के युवा मोर्चे की कार्यकारिणी की पहली बैठक में कर्नल कोठियाल, युवा मोर्चा अध्यक्ष दिग्मोहन नेगी ने युवा मोर्चे के कई पदाधिकारियों के साथ बैठक की। युवा मोर्चा के इस पहली बैठक में युवा मोर्चा द्वारा प्रदेश के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए 3 अहम संकल्प और प्रस्ताव सर्वसम्मिलित से पास किए गए। हमारा प्रदेश सबसे आगे है, तो युवाओं में खासा आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, जो वर्तमान में सरकार है। और भू कानून और ये बेरोजगारी है, ये एक साथ लिंक है, क्योंकि 2018 में इन्वेस्टर समिट के नाम पर इस भू कानून को खत्म कर दिया गया। जो 250 स्क्वायर मीटर का उत्तराखंड में भू कानून था, उसको इसलिए खत्म कर दिया गया कि 1.25 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में होने वाली थी। इन्होंने इन्वेस्टर समिट मसूरी में करा, उसमें 600 कुछ निवेशक उत्तराखंड में आए और कहा गया कि 3 लाख से ज़्यादा युवाओं को उससे रोजगार मिलेगा। लेकिन जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है, वो आज भी प्रदेश की जनता के सामने है कि इन विगत 3-4 वर्षों में एक भी युवा को उस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से रोजगार नहीं मिला। तो अब वो आक्रोश जनता का दिख रहा है और आम आदमी पार्टी का जो युवा मोर्चा है
वो उसके विरुद्ध जल्दी झंडा बुलंद करेगा और इस सोई हुई सरकार को, इस नाकाम सरकार को जगाने का काम करेगा। देखिए, जहाँ तक हम आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो ये आप मानेंगे कि ये युवाओं की पार्टी है। आज आप देखेंगे तो जो हमारी एवरेज एज है वो रिप्रेजेंटेशन की सबसे ज़्यादा युवाओं की पार्टी आज आम आदमी पार्टी है। दूसरा, हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कि युवाओं के लिए हम क्या कर सकते हैं और युवा हमारे से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आज की तारीख में। अभी तक पूरे प्रदेश में अभी तक युवाओं के लिए ना कोई नीति है, ना नीयत है काम करने की। आप देखेंगे प्रदेश में पिछले 5 सालों से कोई भर्ती नहीं निकली, बेरोजगार युवा परेशान है और जिस तरीके से इस टाइम पूरे प्रदेश में माहौल है, पूरा युवा जो है वो अपने आप को असंतोषित महसूस कर रहा है। वो महसूस कर रहा है कि इस पूरी सरकार ने 5 सालों के लिए उसके लिए कुछ नहीं किया। निश्चित तौर पे से युवाओं में उत्साह है, एंगर है। वो चाहते हैं इस प्रदेश में कुछ ऐसी सरकार बने, कोई ऐसा मुख्यमंत्री बने। श्यामपुर थाना पुलिस को सुबह सूचना मिली कि पेली नदी पुल थाना श्यामपुर में NHAI का पुल का निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसमें 4 मजदूर रात को नदी के बीच में टापू पर सोए हुए थे। लेकिन रात में अचानक बारिश होने के कारण नदी का जलस्तर बढ़ गया और मजदूर टापू पर ही फंस गए। इस सूचना के बाद तुरंत श्यामपुर थाना पुलिस और अनिल चौहान फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और SDRF के साथ ही कंट्रोल रूम को भी स्थिति से अवगत कराया गया। लेकिन समय का अभाव होने और लगातार जलस्तर बढ़ने के कारण NHAI की क्रेन बुलाकर सभी मजदूरों को सकुशल नदी से बाहर निकाला गया, जिस पर जनता ने और मजदूरों ने पुलिस का अत्यधिक सराहना की। उधर अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के स्थानांतरण के बाद अल्मोड़ा में सियासत गरमा गई है। आपको बता दें कि प्रदेश के मंत्री रेखा आर्या ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य पर प्रोटोकॉल उल्लंघन को लेकर पिछले दिनों प्रदेश के शासन को पत्र लिखा था। अब प्राचार्य को यहां से हटा दिया गया है, जिसको लेकर सामाजिक लोगों का कहना है कि पिछले 19 वर्षों से मेडिकल कॉलेज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। अब जब कोई अधिकारी इसमें ईमानदारी से कार्य कर रहा था तो फिर इसमें राजनीति कर इसके काम को रोका जा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है और क्योंकि जो ये प्रकरण जिस तरीके से निकल कर आया और जिस वजह से प्राचार्य नौटियाल जी का जो ट्रांसफ़र किया गया है, ये बताता है कि आज के दिन जो हमारा नेतृत्व है वो अपने अहम को ज़्यादा महत्व दे रहा है बजाय कि जनता के हित को। क्योंकि ये जो मेडिकल कॉलेज की अवधारणा है, इसको लेकर जो कुमाऊं के पूरे कुमाऊं मंडल के लोग हैं या फिर गढ़वाल का जो एरिया इससे लगता है, उन सब की आशाएं हमारे इस मेडिकल कॉलेज के साथ जुड़ी हुई हैं। ये मेडिकल कॉलेज बनता तो तमाम लोगों को इससे बहुत सारा लाभ होता और विशेष रूप से गरीब लोगों को लाभ होता। लेकिन जिस तरीके के प्रकरण के बाद प्राचार्य जी को हटाया गया तो ये जग जाहिर है कि इसमें जो हमारे नेतृत्वकारी लोग हैं, जैसे रेखा आर्या जी का जो नाम आया इसमें, उन्होंने इस तरीके का जो कृत्य किया है ये निंदनीय है और इस तरीके की राजनीति विकास के कार्यों के साथ जुड़ी नहीं। निर्माण हो रहा था, उसके प्राचार्य को एक मंत्री की प्रोटोकॉल की सनक के कारण यहाँ से हटा दिया गया। RP नौटियाल एक कर्मठ, ईमानदार और अपने काम को निष्ठा से करने वाले अधिकारी थे। ऐसा लगता है कि मंत्री को और भारतीय जनता पार्टी को ईमानदार अधिकारियों से काम करने वाले अधिकारी। उत्तराखंड के हरिद्वार में कैनरा बैंक के अधिकारियों ने आज खेड़ी शिकोहपुर गांव पहुंचकर ग्रामीणों के साथ एक बैठक की और किसानों को सरकार की नीतियों से अवगत कराते हुए किसानों को मिलने वाले लोन के बारे में बताया। किसानों ने भी कैनरा बैंक के अधिकारियों की खूब प्रशंसा की। वहीं बैंक के लोन मैनेजर श्वेता ने बताया कि उनका मकसद किसानों के साथ बेहतर बैंकिंग स्थापित करना है ताकि उनके किसी भी किसान का कार्य समय से बिना किसी परेशानी के किया जा सके। आप लोग जानते हैं कि हमारी ये छपनपुर शाखा कैनरा बैंक की यहाँ पर हुआ है और ये हमारा गांव उस शाखा के अंतर्गत आता है। तो आज हमारा मुख्य प्रोग्राम ये था, भारत सरकार की जो बैंक की हमारी योजनाएं हैं उनके बारे में ग्राम के जितने भी ग्राम के किसान भाइयों को सारी योजनाओं के बारे में अवगत कराना। बीमा योजनाएं हैं, किस तरह से बीमा योजनाओं का फायदा उठाना। जैसा कि आजकल कोरोना काल आपको पता है बहुत ज़्यादा चल रहा है, लोगों को बीमा की योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है, लोगों को रुपए कार्ड के बारे में जानकारी लेनी थी। उनके संदर्भ में हम लोगों ने एक छोटा सा यहाँ पर आयोजन किया और बहुत सारे ग्रामीण यहाँ पर करीब 50, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज 50
नवनियुक्त मंडलायुक्त सुशील कुमार ने आज पदभार ग्रहण किया और इस दौरान निगम अधिकारी नरेंद्र भंडारी समेत कई हस्तियों ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। वहीं मौके पर प्रेस प्रतिनिधियों से बातचीत में मंडलायुक्त सुशील कुमार ने कहा कि वो कुमाऊं की भौगोलिक परिस्थितियों से वाकिफ हैं। कोविड स्थिति पर पैनी नजर रखते हुए स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ की जाएंगी और कोविड कार्यों में लगे कर्मचारियों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समय समय पर जारी कोविड की गाइडलाइन का पालन हम सभी को करना होगा और उन्होंने ये भी कहा कि वर्षा काल चल रहा है, हमें आपदा बचाव से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। जनता के प्रति प्रशासन जवाबदेह होना चाहिए। तो मैंने पदभार ग्रहण किया है। अभी जो स्थानीय परिस्थितियां हैं, स्थानीय संसाधन हैं, स्थानीय समस्याएं हैं, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करूंगा और उसके बाद अपने अधिकारियों से वार्ता के बाद हम लोग आगे किस दिशा में और किस तरह से बढ़ा जाए राज्य सरकार की नीतियों के अनुसार वो निर्धारित करेंगे। जहाँ तक सामान्य प्रशासन की बात है, आपने सही कहा कि इसमें जो कुमाऊं का कमिश्नरी का एरिया है उसमें सभी तरह की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। वर्तमान में जो सबसे पहले मुझे नज़र आता है, जो दो बड़ी चीज़ें हैं, एक तो अभी हम लोग जो कोविड की स्थिति है, जहां एक और केंद्र सरकार प्रदेश के गांवों को आदर्श गांव बनाने का दम भरती है, वहीं दूसरी ओर शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी और भ्रष्टाचारी उन योजनाओं पर पलीता लगा देती है। दरअसल रुड़की के ग्राम किशनपुर में NH 73 के किनारे बड़ी सड़क पर भारी जलभराव से राहगीर बड़े परेशान हैं, जहां आए दिन रोजाना दर्जनों लोग इस जलभराव से हुए गहरे गड्ढों में गिरकर चोटिल भी होते हैं। लगातार कई वाहन भी इसका शिकार हो रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों को इस समस्या से लगातार अवगत कराया गया है, पर अधिकारी मौके का निरीक्षण कर आश्वासन देते हैं और वापस लौट जाते हैं। समस्या काफी लंबे समय से बरकरार बनी हुई है, लेकिन कोई निवारण अभी तक नहीं किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि यह कंपनियों से निकलने वाला जहरीला पानी है, जिसमें उन्हें भयानक बीमारी होने का खतरा भी मंडरा रहा है। जी, इसके पानी की निकासी नहीं है, एक तो कहीं भी जरा से भी पानी इसमें पहले भी भर रहा था, 2-3 महीने हो गए पानी भरे हुए को, इसकी निकासी कहीं नहीं है। एक दिन NH वालों को फ़ोन भी किया और आए भी थे में, उसके बाद भी उनका भी कोई ध्यान नहीं आया पानी निकालने को। एक दिन उन्होंने टैंकर लगाया पानी निकालने के लिए, उसने कहा जी हम पानी निकाल लें और इसमें आगे कोई पानी नहीं भरने का, हम कल को फिर में टैंकर लगाओगे। एक दिन निकालने के बाद दोबारा इधर को आए नहीं, फ़ोन भी किया, उन्होंने कहा भाई हमारे बस से बाहर है मामला। उसके बाद SDM साहब है यहाँ, विधायक जी भी आए और भी अधिकारी आए। अच्छा, इस पानी को लेकर कोई इनका ध्यान नहीं है बिल्कुल जरा सा भी। इसमें रोज़ घटना हो रही है, ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जिस दिन घटना नहीं हो रही। 2-4 आदमियों को चोट लग रही थी। आज हमारे गांव में मैयत हो गई थी और वो मैयत को देखकर लोगों को इतनी बड़ी दिक्कत हुई, मेहमान आने जाने वाले इतने परेशान हुए जी। पिछले रास्ते से मैयत को लेकर आए, हमारे गाँव का तो बिल्कुल जीना आराम हो गया। समस्या बहुत दिक्कत हो रही थी, 3 महीने से पानी भरा पड़ा है सर, बहुत परेशानी और आने जाने वालों को बहुत परेशानी उठानी पड़ी। जैसे यहाँ पर पानी की समस्या बनी हुई है, अधिकारी लोग आए हों, किसी से कोई समस्या से अवगत कराया हो। खबरों में एक बार फिर से आगे बढ़ेंगे। कबड्डी, कुश्ती और रेसलरों में भारत का नाम रोशन करने वाले ज्यादातर खिलाड़ी ग्रामीण क्षेत्रों से ही निकल कर आए हैं और खिलाड़ियों के शुरुआती सफर भी बहुत संघर्ष वाला रहा है। ओलंपिक खेलों में उत्तराखंड का नाम रोशन करने की जिद में ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले किसान ग्रामीणों ने उन खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने का संकल्प लिया है और मूलभूत सुविधाओं के अभाव के साथ ही शुरुआत भी कर दी है। मंगलौर क्षेत्र में एक सरकारी इंटर कॉलेज के परिसर में बच्चों को कुश्ती की ट्रेनिंग दी जा रही है और जिससे होने वाले ओलंपिक खेलों में उत्तराखंड के बच्चे हिस्सा लेकर अपने गांव और उत्तराखंड का नाम रोशन कर सकें। का कोच हूँ मैं, रुड़की में रह रहा हूँ पिछले 8 साल से और यहाँ के जो बच्चे हैं इनसे मुझे बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं इनकी जो तरीका है लड़ने का और इनकी जो उत्सुकता है इनके गांव वालों की है और यहाँ के इलाके की जो है मनसा है। मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड के बच्चे नेशनल में पार्टिसिपेट करें और मेडल लाए, इंडिया कैंप में जाए, ओलंपिक क्वालिफाई करे, ओलंपिक में मेडल लाए। मतलब उत्तराखंड का नाम मतलब होना चाहिए, सुर्खियों में होना चाहिए। अभी इतना है नहीं क्योंकि फैसिलिटी मिलती नहीं। 1-2 हॉस्टल था काशीपुर वगैरह और फिर इधर ये जो यहाँ के लोग हैं आपस में ही कमेटी बना के इनको तैयार कर रहे बच्चों को, जिससे यहाँ का और प्रोत्साहन मिले और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा तैयार। और मैं यहाँ ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहा हूँ। मेरी कोशिश रहेगी ओलंपिक में मेरा मेडल आवा है। और यहाँ कोच राठी कोच साहब है आर्मी के, अपने अंकित भाई है,
सुविंदर भाई है, इनके अंदर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कराते हैं। नेहरू राष्ट्रीय इंटर कॉलेज मैनेजमेंट की तरफ से बच्चों को उत्तराखंड में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए, और हमारे क्षेत्र में बच्चे पहलवानी करना चाहते हैं, उचित स्टेशन नहीं मिल पाता, तो हमारा मैनेजमेंट बच्चों को खेल में आगे बढ़ाने के लिए हमारी तरफ से जो भी सुविधाएं बच्चों को दी जा सकती हैं वो यहाँ सुविधाएं दी जाएंगी। उत्तराखंड के मसूरी और नैनीताल के बाद अब चंपावत जिले में उत्तर प्रदेश समेत कई बाहरी इलाकों से पिकनिक मनाने युवक युवतियों और बच्चों के लगातार आने का सिलसिला जारी है, जो खुलेआम कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाकर आने वाली तीसरी लहर को दावत देते नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां पर प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं है। गर्मी से निजात पाने के लिए एंजॉय करने आए पर्यटकों का कहना है कि तराई इलाकों में गर्मी है और जिसके चलते यहां पर घूमने वो लोग आ रहे हैं। यहाँ पे ये 8 मील जगह है इस जगह का नाम, और ये जगह बहुत ही प्यारी है। यहाँ पर नहाने का पूरा सुविधा है, सब कुछ बहुत अच्छा है यहाँ पर। तो डर नहीं लगता है? नहीं, तो कोई डर वाली बात नहीं है यहाँ पे। बरेली से आए हैं और ये 8 मील जगह है, टनकपुर की बहुत फेमस जगह है। वाटरफॉल बहुत अच्छा है यहाँ का और व्यू भी बहुत। टनकपुर में बहुत गर्मी हो रही है। अच्छा, यहाँ डर नहीं लग रहा है? ना। इतना बड़ा झरना में ईद के त्योहार को लेकर प्रशासन ने सर्वधर्म के लोगों के साथ बैठक की, जिसमें बकरीद और शांति और सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने की अपील भी की गई। बता दें कि बकरीद के त्योहार को लेकर कोतवाली परिसर में उप जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कुर्बानी और अन्य मामलों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में उप जिलाधिकारी मनीष कुमार ने लोगों से कोरोना महामारी के मद्देनजर सावधानी बरतने की बात कही है और इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, भीड़ भाड़ न करने की और त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि कुर्बानी खुले में नहीं की जाएगी और कुर्बानी के वक्त नियमों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जुलाई को बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा। कालपा क्षेत्र में पहले से ही शांति व्यवस्था और भाईचारा बरकरार है। पहले की जो परंपरा कुर्बानी की रही है, अपने घरों में लोग कुर्बानी करेंगे, साफ़ सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे और स्थानीय प्रशासन का सहयोग करेंगे। इन बातों पर सहमति हुई है और गत वर्षों की बात है कि शांतिपूर्वक बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा। ये व्यवस्था है। 21 जुलाई को ईद का त्यौहार है और साथ में कोविड भी है, तो इन दोनों परिस्थितियों के मद्देनजर ईद का त्यौहार भी मनाया जाए, सुरक्षा से, कुशलता से, सफाई से मनाया जाए। इसके लिए एक पीस कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें मैं सीओ साहब भी, इंस्पेक्टर साहब भी और नगर पंचायत के चेयरमैन साहब भी उपस्थित थे। मुख्य रूप से जो इसमें निर्देश कहना चाहिए या सुझाव कहना चाहिए वो ये दिया गया है कि साफ़ सफाई जिन क्षेत्रों में जो है ईद का त्यौहार मनाया जाना है, साफ़ सफाई अच्छी रहे, वहाँ पानी की निरंतर आपूर्ति रहे, बिजली की आपूर्ति रहे, ताकि लोग कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए ईद का त्यौहार मनाएं। इसमें कितने लोग बुलाए नमाज पढ़ उसी के अनुसार सबको ये निवेदन किया जाएगा कि कोविड गाइडलाइंस के अनुसार ही ईद की नमाज अदा करें। काशीपुर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर समिति के संरक्षक और कोलकाता ट्रांसपोर्ट के स्वामी सतनाम सिंह ने अपना दुख दर्द बयां करते हुए कहा है कि ट्रांसपोर्ट का काम इस समय पूरी तरीके से ठप हो चुका है। सरकार दिन पर दिन डीजल के रेट में बढ़ोतरी कर रही है और भाड़े का रेट जस का तस है। उन्होंने कहा कि अगर फैक्ट्री मालिकों से भाड़ा बढ़ाने के लिए वार्ता की जाती है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हम रेट नहीं बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि नेपाल में हमारी ही गाड़ियां 54 रुपये प्रति लीटर डीजल डलवाती हैं, जबकि हमारे यहाँ 90+ डीजल का रेट है। उन्होंने कहा कि डीजल के रेट कम हो और जीएसटी के दायरे में रखा जाए। आए दिन डीजल के रेट ना बढ़ाए जाएं। अगर सरकार को रेट बढ़ाने हैं तो एक साथ डीजल के रेट बढ़ाएं। उन्होंने यह भी कहा कि इस वक्त 40% से ज़्यादा गाड़ियों के पहिए थम गए हैं। अगर इसी तरीके से गाड़ियों का पहिया जाम रहा तो ट्रांसपोर्ट के लोग भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। सरकार को चाहिए कि वह डीजल के रेट कम करे, तभी ट्रांसपोर्ट के लोग अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अन्यथा भुखमरी के कगार पर आने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। मैनेज करने का तो बस यही है कि हम आखिरी सीढ़ी पे बैठे हैं कि आज रेट कम होंगे डीजल के, जहाँ भाड़े बढ़ेंगे। अब भाड़े के लिए पार्टी से बात करते हैं तो वो कहते हैं अगर इससे ज़्यादा भाड़ा बढ़ेगा तो हम मतलब पेपर नहीं खरीदेंगे, जहाँ कोई माल नहीं लेंगे। और अगर फैक्ट्री में बात करते हैं तो वो भी ये कहते हैं कि भैया हमें तो कुछ बच नहीं रहा, अगर इस रेट में काम करना करो, नहीं तो मत करो। आए दिन आधे से ज़्यादा 40% गाड़ियाँ तो खड़ी हो गई, जिसमें काफ़ी ड्राइवर कनेक्टर आज बेरोजगार हो गए। हमारी तो सरकार से यही मांग है कि अगर ये डीजल के ही रेट कम करे तो कुछ हल हो सकता है, वरना इसका तो सारा धंधा चौपट हो जाए। नहीं तो इस तरीके से आप सरकार से जो है यूनियन आप मिल के बात क्यों नहीं करते? हमने तो कई बार पेपर
उसे पेपर के माध्यम से, वैसे भी ज्ञापन भी दिया है और दिल्ली एसोसिएशन में बात करी है, मगर कहीं अभी तक सुनवाई नहीं हो रही। तो इस तरीके से अगर हुआ तो ये तो कारोबार भी ठप होने की संभावना। सर ये ऐसी इतनी बड़ी बेरोजगारी। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।